हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइन्थ एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 8 की, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करती हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग ने 3 स्केल डिस्कस किए थे। सबसे पहला था पॉलिंग स्केल, सेकेंड था मुलिकन स्केल और लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था ऑलरेड स्केल। लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क के लिए टेबल भी दिया था। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमारे पास में 4 एप्लीकेशन है, जिसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एक एक एप्लीकेशन को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, सो प्रिडिक्शन ऑफ सबसे पहला आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। कोई भी बॉन्ड जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। सर कैसे? जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल के तौर पे एक बॉन्ड है और एक मॉलिक्यूल है ए बी, जिसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, एकदम तसल्ली से सुनिएगा, कंसेप्ट बहुत इजी है, सिंपल लगेगा आपको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। समझे एक मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, इसमें बीच में ये यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड है। केमिस्ट्री का रूल क्या है कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा, बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के बीच में ये जो लेंथ होता है ना बॉन्ड का लेंथ, वो जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ जितना क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना ही वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। सो कहने से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ दे आर डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सर अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये बॉन्ड लेंथ निकालें कैसे? तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला दिया था, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो पॉलिंग स्केल के जो वैल्यूज दिए थे, आप लोग उनको ओपन करके बैठना, वो हमको आज के लेक्चर में जरूरी लगेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ओनली ना। तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिखा ना डी ए बी, वही क्या है बच्चों, बॉन्ड लेंथ है। वही क्या है, बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला से ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। सर लेकिन इसमें तो हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डिफरेंस है ना, अगर ये टर्म बढ़ गया तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, ये वाला टर्म, और ये वाला पूरा टर्म बढ़ गया तो ये तो नेगेटिव साइन है ना इसके आगे। तो नेगेटिव साइन है तो बेटा डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या सीखने को मिला, एकदम सिंपल गोल्डन स्टेटमेंट, कि अगर ई एन ऑफ ए माइनस ई एन ऑफ बी दैट इज सिंपल वर्ड्स में हम लोग देखें तो डेल्टा ई एन का वैल्यू अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो डिस्टेंस ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिस्टेंस ए बी को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग कैसे समझेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एच एफ की, किसकी बात करते हैं, एच एफ की बात करते हैं। तो एच एफ की अगर हम बात करते हैं और एक बात करते हैं, समझो एच सी एल की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एच एफ की, तो एच एफ में जो डेल्टा ई एन का वैल्यू डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताओ। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे एच सी एल, इस दोनों में डेल्टा ई एन का डिफरेंस कितना होगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो तो वैसे भी मॉड ही निकालना है हमको। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.1 है और ये 4.0 है, तो 1.9 का डिफरेंस आएगा माइनस में। लेकिन मुझे था हम लेंगे कितना, 1.9, क्योंकि मॉड है। यहाँ पे जो डेल्टा ई एन का वैल्यू है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे जो डेल्टा ई एन का वैल्यू है वो हो जाएगा 2.1 माइनस क्लोरीन का होता है 3.0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.9, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस 0.9। तो जैसे मैं एच एफ से एच सी एल की तरफ बढ़ रहा हूँ,
जैसे ही मैं HF से HCl की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप बताओ डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो रहा है? HF से HCl की तरफ बढ़ रहा हो तो डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है। तो डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है, क्योंकि डेल्टा EN का वैल्यू बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है ना। तो यहाँ पे तो बेटा उल्टा हो रहा है, डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड क्या होने लगेगा? वीक बॉन्ड होगा। तो अगर मुझे बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? HF और HCl में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा बच्चों HF का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा EN का वैल्यू क्या है? ज्यादा है और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी बच्चों? HF और HCl में से डेफिनेटली इट विल बी ऑफ HCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि कंपेयर करो बॉन्ड स्ट्रेंथ को और बॉन्ड लेंथ को भी, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए जरा। अगर मुझे कंपेयर करने के लिए बोल दिया है कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड्स, सबसे पहला दिया है HF with HCl, HBr एंड HI, ये एक दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है CF CCl, ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा, CBr और यहाँ पे CI। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तीसरा दिया है, क्वेश्चन ही है तीसरा तो बराबर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन इक्वल्स टू 0.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट, रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 0.9 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस CLF, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो डेल्टा EN निकालते हैं। डेल्टा EN अगर हम बात करें HF के बारे में, तो HF के बारे में डेल्टा EN का वैल्यू है 1.9 हो जाएगा। ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.9। बच्चों ये है 2.1 और ये है 2.5 है। ये कितना है? 2.1 है और ये 2.8 है, सॉरी 2.8। सो 2.1 और 2.8 में 0.7 का डिफरेंस, इसका 2.1 और इसका 2.5, तो 0.4 का डिफरेंस। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ क्या हो रहा है? डेल्टा EN की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है कि बढ़ रही है? अगर डेल्टा EN की वैल्यू कम हो रही है, डेल्टा EN की वैल्यू कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है। सो डेल्टा EN क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा HI का, और HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो HF से ज्यादा बड़ा HCl होता है और यहाँ पे HBr, और सबसे बड़ा होगा HI का। तो इसका मतलब ये बॉन्ड इजीली टूटेगा भी, तो इसलिए हम लोग बोलते भी है इनऑर्गेनिक में तो कि HI जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF जो है वो वीक एसिड है। और HF को तो हम लोग वीक एसिड में कंसीडर भी करते हैं। जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बोलता भी हूँ कि 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 और HClO4। अगर मैं बात करूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा, HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr और ग्रेटर देन HI। मतलब सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? HI का, तो वो इजीली टूट भी जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक में तो HI जब भी बनता है तो रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो जाती है, इसलिए आयोडीनेशन जो होता है अल्केन्स का वो रिवर्सिबल भी होता है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है। अभी इसमें भी ट्रिक है बेटा, अभी हम लोग सबका कैलकुलेट करते थोड़ी बैठेंगे ऐसे। अब बेटा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन और क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बच्चों? कम ही हो रही है ना। तो डेफिनेटली EN वैल्यू क्या हो जाएगा? EN वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो
तो अगर EN वैल्यू कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो आप बेटा वो जो मैंने आपको पॉलिंग का टेबल दिया था उसमें आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जैसे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, सॉरी कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा था, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कितना लिखा था 2.5 था। तो ये 2.5 और ये 4 है, तो इधर डिफरेंस आएगा 1.5 का। ठीक है, ये 2.5 है और ये कितना बेटा 3 है, तो डिफरेंस आएगा 0.5 का। तो 1.5 फिर 0.5, ये तो और कम हो जाएगा 0.3 और उधर तो 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली मेरा वैल्यू क्या हो रही है, कम ही हो रही है। तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम और CI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो ऐसे आप किसी का भी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से। जैसे अभी ये क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला प्रॉपर यूज होगा। तो डिस्टेंस अगर आपको CLF पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ CL प्लस रेडियस ऑफ F माइनस 0.09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। किसी का भी किसी से भी माइनस करो, मॉड है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.09 और यहाँ पे मॉड आएगा क्लोरीन माइनस फ्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3 होता है और इसका 4 होता है बच्चों। तो इसका हो जाएगा 3 और इसका होता है 4, -1 आएगा पर मॉड में तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.15 माइनस 0.09। तो 0.15 माइनस 0.09 कितना हो जाएगा आपका 0.06 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 कुछ गड़बड़ किया गया, यस ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 सॉरी 1.5 हो जाएगा ना, ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 माइनस 0.09 दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 147, 0.147 कुछ तो गड़बड़ किया है। 0.500 माइनस 0.9 0.09 ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, दिस विल बी 19, दिस विल बी 491 सॉरी। तो 0.491 क्या होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। कभी कभी माइंड कभी कभी लेक्चर लेते लेते रिकॉर्ड करते करते लॉक हो जाता है, तो दिमाग काम नहीं करता है हम लोग का भी, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमको भी प्रॉपर। तो डिस्टेंस क्लोरीन और फ्लोरीन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.491 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों एप्लीकेशन नंबर 1, दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ डैश स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको लॉजिक अप्लाई ये करना है कि जैसे जैसे डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा, या फिर समझो ना इसको बढ़ाते हैं, अगर ये बढ़ गया तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है ना, तो ये टर्म बढ़ने की वजह से नेगेटिव साइन होने की वजह से इसका वैल्यू कम हो जाएगा और इसी को तो क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज डैश कैरेक्टर आयोनिक कैरेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेम हम लोग NOCB में भी पढ़ते हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 में रिकॉर्डेड है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। और इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही डिफरेंस आता ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मैं आपको बताऊँ तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी बॉन्ड जो होता है ना वो 100% आयोनिक नहीं होता है। नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवैलेंट। सर ये नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक भी नहीं होता है और 100% कोवैलेंट भी नहीं होता है। उसके अंदर हर एक बॉन्ड के अंदर अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड है, एवरी कोवैलेंट बॉन्ड will have some ionic character. Every covalent bond, हर एक covalent bond के अंदर ionic character होता है, has ionic character. ठीक है, and every ionic bond, भले वो पूरा ionic भी क्यों ना हो, every ionic bond will have some has covalent character। मतलब कोई भी bond 100% covalent या 100% ionic होता नहीं है। इवन जो H2 होता है, H2 जिसको आप लोग क्या बोलते हो नॉन पोलर, राइट, H2
ये जो H बॉन्ड H होता है ये तो बेटा हमेशा 101% क्या होगा, कोवेलेंट होगा। लेकिन एक बात बता दूं, याद रखना एमसीक्यूज में ये 98% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और 2% इसमें भी आयनिक कैरेक्टर होता है। भले कम होता है लेकिन होता जरूर है, मतलब पूरा 100% कोवेलेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सर ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है 16 इंटू डेल्टा ई एन, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर। ये जो डेल्टा ई एन है बेटा वो ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू लेना है, ठीक है। और ये अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे मिलेगा? तो आप क्या करोगे, 100 माइनस क्या करोगे, परसेंटेज डैश कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर। अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तो बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा ई एन पे। तो क्या सीखने को मिला कि जैसे जैसे डेल्टा ई एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। आई रिपीट, जैसे जैसे डेल्टा ई एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वैसे वैसे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं सर जरा बताओ। अगर हम लोग ले लेते हैं कोई भी कंपाउंड, से फॉर एग्जांपल HF ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, HF ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, सबसे पहले हमको डेल्टा ई एन निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा ई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। क्लोरीन का बच्चों 4.0 माइनस 2.0, इसका आंसर आएगा 1.9। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 को हम लोग मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना 2 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लूँ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू डेल्टा ई एन कितना 2, मान लिया मैंने 2 अप्रॉक्सीमेटली। आप इसको चाहो तो परफेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो 16 टू 32 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3.5 इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। तो अगर हम लोग बात करें HF, जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड माना जाता है, क्यों? क्योंकि H ने भी और फ्लोरीन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर। उसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आया है, 46% है। तो अगर 46% आयनिक कैरेक्टर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 54% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54%। तो मुझे था सबसे पहले हमने कौन सा वाला निकाला, HF निकाला। अभी आप लोग HCl का कैलकुलेट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके HCl का कैलकुलेट करो। चलिए स्टार्ट करिए बच्चों। तो अगर आपने HCl का कैलकुलेट किया होगा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको 17.5% के लगभग आया होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कितना होता है, 3.0 माइनस हाइड्रोजन का 2.1, तो इसका डिफरेंस आएगा कितना, 0.9। मैं मान लेता हूँ 1, मान लेते हैं 1, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 16 इंटू 1 प्लस 3.5 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 3.5 इंटू 1 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो जाएगा आपका 19.5। मैंने आपको बोला था 17.5, वो वैल्यू कहाँ से आई, वो अगर आप 0.9 लेते हो तो। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लिया, इसके लिए मेरा आंसर 19.5 आ रहा है। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों आपका 81.5। कितना हो जाएगा, 81.5 हो जाएगा बच्चों। तो 81.5 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 100 में से क्या कर दिया है, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, 81 नहीं 80.5 आ जाएगा, 80.5%। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, HF में, और HCl में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, कम है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयनिक कैरेक्टर मतलब प्लस माइनस, ठीक है ना, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव ज़्यादा होगा, डेल पॉजिटिव इधर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव के, हाँ है ना। तो इन दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन होगा, किसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा, जिसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HF में ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर HF इज मोर
मोर पोलर मतलब मोर आयोनिक देन डैश HCl। HF जो है वो ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा आयोनिक है किससे, HCl के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स ये हो गया HF का और HCl का। आप ऐसे HBr का भी निकाल सकते हो और HI का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक जेई का क्वेश्चन है कि अगर मुझे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जैक्टली 50-50 लाना है, ठीक है। आप भी सोचना, अगर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जैक्टली 50-50% लाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग भी जब लिखोगे तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। ये जेई का ही क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शुड बी द डेल्टा EN टू हैव परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विच इज इक्वल टू कितना, 50%। तो अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना लाना है, 50% लाना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आपको 50% लाना है, क्वेश्चन में ऐसा भी बोला है परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर 50% लाना है, तो डेल्टा EN का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू याद रखना 2.1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, बट आप सॉल्व मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द एग्जाम। आपको वैल्यू याद रखना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, लेट डेल्टा EN इज इक्वल टू क्या, x। डेल्टा EN को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना चाहिए आपको, 50%। सो ये हो जाएगा 16x प्लस 3.5 इंटू एक्स का स्क्वायर। सो 3.5x का स्क्वायर प्लस 16x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इससे जब आप x का वैल्यू निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन डैश 2a, तो इसका जो आंसर आएगा, अभी यहाँ से डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊँ, दिस इज नॉट द मैथ्स क्लास, ठीक है। हमको पता है कि ये मेथड है, ठीक है। हमको ये सॉल्व भी नहीं करना है, मैं तो आपको बोलूँगा ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि ये मेथड है। आपको भी ये नंबर याद रखना है, इस 2.1, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू कितना आएगा, 2.1। तो आज के बाद याद रखना कि अगर मुझे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 50% चाहिए, तो जो डेल्टा EN का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। अगर हम बात करें HF की, आप याद कर सकते हो, HF में जो डेल्टा EN का डिफरेंस था वो था 1.9। तो मुझे था इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आया था, 46%, ठीक है ना। कितना आया था, 46% आया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर डेल्टा EN का वैल्यू 2.1 है, कितना है, 2.1 है, तो आप बताओ इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर डेल्टा EN का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और यहाँ पे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अगर डेल्टा EN का वैल्यू 2.1 है, समझो अगर डेल्टा EN का वैल्यू 2.1 है, तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। ये भी कितना हो जाएगा, 50%। तो नेचर को क्या मानेंगे बच्चों, नेचर कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, आयनिक बोलोगे कि कोवेलेंट बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को बेटा आप कोवेलेंट भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, आयोनिक भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों क्या 50-50% है। अगर डेल्टा EN का डिफरेंस, अगर डेल्टा EN का डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे कितना था 1.9, मतलब 2.1 से क्या है, कम है, इट इज लेस देन 2.1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना 46% आया था, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी लेस देन 50%। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, मोर देन 50, वहाँ पे 54% आया था ना। तो ऐसे वाले कंपाउंड को कोवेलेंट कैरेक्टर 50 से ज्यादा है ना, जो 50 से ज्यादा होगा वो नाम आ जाएगा। तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर 50 से ज्यादा है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी तो है ना। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी 50% से क्या आ जाएगा,
ज़्यादा आ जाएगा और परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर जो हो जाएगा 50% से कम आ जाएगा, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को टर्म किया जाता है दैट दे आर डैश कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया कि LiF जो है वो आयोनिक है, देखो पहली बात तो 100% तो कोवैलेंट या 100% आयोनिक तो हो नहीं सकता, बट नेचर जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि कोवैलेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे डिसाइड करेंगे, डेल्टा EN की वैल्यू से। सबको पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना, 4 होता है, और लिथियम का होता है 1। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 3.0 है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2.1, तो यहाँ पे 2.1 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा। सो दिस कंपाउंड इज आयोनिक इन नेचर। ये कंपाउंड हो जाएगा आयोनिक नेचर वाला। ठीक है, दूसरा एक और कंपाउंड लेते हैं। सपोज अगर हमको दे दिया है बच्चों HBr, बताओ HBr क्या है, आयोनिक है या कोवैलेंट है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 और ये 2.8 और ये 2.1, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 होते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बच्चों 2.1 से कम है, और अगर 2.1 से कम है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज कोवैलेंट इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे जनरल सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसा, अगर आप डिटेल में तसल्ली से चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। फास्ट पढ़ोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और बाद में MCQs तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो हम लोग ने टोटल कितने एप्लीकेशन डिस्कस किए, 2 एप्लीकेशन डिस्कस किए। फर्स्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। थर्ड एप्लीकेशन आता है प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड। AOH टाइप ऑफ कंपाउंड्स, प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ द कंपाउंड। अगर हमारे पास में सही AOH टाइप ऑफ कंपाउंड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इनका नेचर क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके समझने के बाद आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। सर जैसे समझा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट वाला लेते हैं। मेरे पास में ये कंपाउंड है NaOH। ठीक है, पहली बात तो सोडियम जो है वो कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है, मैंने खुद ने ये गलत लिखा है। इसके ऊपर Na+ एंड OH के ऊपर माइनस आना चाहिए, पर फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि ये जो कंपाउंड है वो 2 तरीके से टूट सकता है ना। कैसे टूट सकता है सर, ये टूट सकता है या तो ऐसे Na+ OH-, एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, और एक तरीका हो सकता है इस तरीके का, ये तो या तो फिर ऐसे टूट सकता है NaO- NH के ऊपर प्लस। इन दिस केस यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, और इस केस में वो किसका काम कर रहा है, एसिड का। सर लेकिन हमको तो पता है ना कि NaOH जो होता है ऐसे टूटता है ना, Na+ और OH-। बेटा ये तो आपको पहले से पता है ना, लेकिन आपको कभी ये मन में सोचा कि ऐसे ही क्यों टूटता है, ऐसे भी तो टूट सकता है ना। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न भी हम लोग को किसमें सीखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से। तो सर इसमें से राइट कौन सा है, ये वाला राइट है बच्चों और ये वाला रॉन्ग है। लेकिन क्यों ऐसा ऐसा क्यों नहीं टूटता है, जबकि मैं अगर आपको ये वाला एग्जांपल दूँ, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ClOH। ठीक है ना, ये कंपाउंड भी 2 तरीके से टूट सकता है, Cl+ OH- ऐसे टूट सकता है, या फिर ये ऐसे भी टूट सकता है ClO- + H+। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसे टूटेगा तो ये बेटा OH- दे रहा है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे टूट रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा बच्चों। तो अभी हमको कैसे डिसाइड करने मिलेगा कि वो क्या होगा। अभी मुझे तो बेटा वहाँ पे एग्जाम में कोई भी अननोन एलिमेंट दे देंगे, A दे देंगे, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि वो OH देगा कि H देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड के बारे में, थोड़ा इसको बनाते हैं बड़ा। ठीक है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कितना होता है सर, 0.9 होता है। ऑक्सीजन का होता है 3.5। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है बच्चों 2.1। ठीक है, अभी मेरा आपसे एक सवाल है,
इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर 1.4 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो लगभग ये 2.4 हो जाएगा बच्चों, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। तो कौन सा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है सर, डिफरेंस ज्यादा है 2.4 का। तो मुझे एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड ऑफ डेल्टा EN, जिसका डेल्टा EN का वैल्यू ज्यादा होगा ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों कम, और ये वाला बॉन्ड भी क्या है आयोनिक है, हाँ है ना। तो मुझे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको बेटा ब्रेक करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा Na प्लस हो जाएगा, और ये आपको क्या दे देगा OH माइनस दे देगा। तो क्या सीखने को मिला, ये जो डिफरेंस है वो कितना है 1.4। ज्यादा डिफरेंस कौन सा है, ज्यादा डिफरेंस ये वाला है ना। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है ना, अगर हम बात करें परसेंटेज डेल्टा EN की वैल्यू, वो बॉन्ड लेंथ वाला कंसेप्ट मत अप्लाई करो, उससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर आप ये वाला कंसेप्ट भी अप्लाई करो, जितना ज्यादा क्या होगा डेल्टा EN का वैल्यू ज्यादा होगा, डेल्टा EN का वैल्यू कितना है ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो उसमें कौन सा वाला कैरेक्टर आ जाएगा आयोनिक कैरेक्टर, तो इमीडिएटली ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से NaOH बेटा यहाँ से टूटता है, बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट से मत करना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात ही नहीं होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से ही डिसाइड होगा। तो डेल्टा EN जिसका ज्यादा उसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा, सो डेल्टा EN ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और वो इजीली टूट जाएगा। तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन जब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो ये देखिए इसका तो बेटा 3.5 है, इसका 2.1 है, वापस से बोलूंगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से डिसाइड करना। इसका कितना होता है बच्चों 3 होता है ना। तो आप बताइए इसका जो डेल्टा EN है कितना है, वो 0.5 है, और इसका डेल्टा EN कौन सा है 1.4 है, ठीक है। तो अभी आप बताइए जिसका डेल्टा EN ज्यादा होगा उसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है जिसका डेल्टा EN ज्यादा है, डेल्टा EN यहाँ पे ज्यादा है, तो डेल्टा EN यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये बॉन्ड यहाँ से ही टूटेगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन है मेरे पास में, एक तो है LiOH ये वाला कंपाउंड, ठीक है। आप तसल्ली से वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। ये दोनों मॉलिक्यूल कहाँ से टूटेंगे आप डिसाइड करो। कर लिया, ठीक है। आप बताइए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 1 होता है, इसका बच्चों 3.5 होता है, इसका 2.1 हो जाएगा। तो बताइए डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2.5 का है बच्चों, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1.4 का है। तो ज़्यादा डिफरेंस किधर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ऐसे टूटेगा, और अगर ये ऐसे टूटेगा तो बच्चों हमको क्या देगा ये Li प्लस और ये OH माइनस, मतलब द कंपाउंड विल बी डैश इन नेचर, इट विल बी बेसिक इन नेचर, है ना। अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बच्चों 3.5 और यहाँ पे 2.5, ठीक है। क्योंकि हम लोग सब्सटेंस को जब पानी में डालते हैं तो बेटा आयंस बनता है ना, तो आयंस में यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखना है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू नहीं देखनी है बेटा। किसको देखना है, क्योंकि हम लोग सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हैं ना, तो पानी में डाल रहे हैं तो आयंस कौन इजीली बनाएगा वो हमको डिसाइड करना है। तो आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो इजीली आयंस बनाएगा, तो हमको आयनिक कैरेक्टर देखना है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू यहाँ पे देखनी नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.5 है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.4 है। तो आप बताओ किसका EN डिफरेंस ज़्यादा है, ये वाला इधर का ज़्यादा है, तो बेटा डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो हमको क्या दिखेगा OF माइनस मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा H प्लस मिलेगा, और अगर H प्लस मिल गया तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ द ऑक्साइड। ऑक्साइड टोटल 4 टाइप के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक न्यूट्रल ऑक्साइड, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो फोर्थ एप्लीकेशन के लिए पूरा बोर्ड लगेगा, शायद उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। Okay students, so let's move to the last application, that is the prediction of nature of the oxides. Now oxides तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। तो इसमें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना इसको। सो अगर हम बात करें प्रेडिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑक्साइड, लेट द ऑक्साइड बी AO। ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है, और ओ क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले इफ केस वन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा कोई भी बुक में और ऐसा कोई कंसेप्ट दिया नहीं है, बस ऐसे ही बोला जाता है कि ज्यादा होना चाहिए। अगर डेल्टा EN का डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट A एंड O इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, आपका हो जाएगा ये बेसिक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड हो जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा किसका होता है, मेटल ऑक्साइड्स में, क्योंकि मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता है 3.5 होता है। तो याद रखना, अगर डेल्टा EN A और O का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे वाले ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एक बात क्या याद रखना है, RP नोट, डेल्टा EN का डिफरेंस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड will also increase, basic nature of the oxide will also increase। ये वाला गोल्डन स्टेटमेंट हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। सो RP नोट क्या है, डेल्टा EN का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड विल आल्सो इंक्रीज। जैसे कि सर एग्जांपल देके समझो, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप 1 का एग्जांपल। ग्रुप 1 के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, उसमें अगर हम लोग लेते हैं लिथियम ऑक्साइड LiO, उसके बाद में Na2O, K2O, Rb2O, और फ्रांशियम तो सबको पता है रेडियो एक्टिव है, उसको तो कंसिडर नहीं करना है। अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फिक्स्ड है, 3.5 है, ठीक है, 3 क्या है 5 है। लिथियम का कितना है, जब 2 लिथियम है तो 2 का मत कंसीडर करना, वो एक ही का कंसीडर होता है। इसका कितना है 1 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 2.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस, यहाँ पे इसका कितना है 3.5 है, इसका 0.9 है बच्चों। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों, 2.4 का। तो मुझे था जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले 2.5 का डिफरेंस था, अभी 2 क्या है 2.4 का डिफरेंस है। तो 2.4 का डिफरेंस है तो डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है बच्चों, डेल्टा EN का वैल्यू डिफरेंस क्या हो रहा है, आई थिंक मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे कितना था 3.5 था, उसमें से 1 गया तो ये 2.5 था, और यहाँ पे कितना 3.5 और ये 0.9 है, तो बच्चों ये 2.6 हो जाएगा, सॉरी, तो 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्टेशन के पास में रहने का यही डिसएडवांटेज है, हमेशा ट्रेन का आवाज आता है, तो यहाँ पे इसी वजह से माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2.6 का डिफरेंस है। तो 2.6 का डिफरेंस है तो ऐसे जाऊंगा तो और डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो डेल्टा EN का डिफरेंस क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डेल्टा EN का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो बेसिक नेचर भी क्या होगा ऑक्साइड्स का, बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड विल आल्सो इंक्रीज। तो जैसे अगर मैं आप बात करूं कि Li2O को जब पानी में डाला जाएगा तो Li2O क्या बनाएंगे, हमको देंगे LiOH देंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग रैंडमली कोई भी ले लेते हैं, K2O को पानी में डाल देंगे तो K2O हमको क्या देंगे, KOH देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं सीशियम को पानी में डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, सीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कोई पूछ ले कि बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स बताओ, बेसिक नेचर, ठीक है, तो बेसिक नेचर 2 का होगा, ऑक्साइड्स का भी होगा और हाइड्रोक्साइड्स का भी होगा, ऑक्साइड्स का भी होगा और हाइड्रोक्साइड का भी होगा। ऑक्साइड्स का बेसिक ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज़्यादा CH2O, तो Li2O सबसे कम, तो Li2O सबसे कम, फिर
Na2O का उससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर K2O का उससे भी ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, Rb2O का उससे भी ज़्यादा, और CH2O का उससे भी ज़्यादा। हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर पूछ लिया जाए तो LiOH कंसीडर टू बी अ वीक बेस एक्चुअली, यू नो। ग्रुप 1 में खाली एक ही है जिसको वीक बेस मान सकते हैं आप लोग, जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, बाकी जब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और CSOH तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 की बात करें तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली मैंने लिखा है ऐसे बट है तो डाउन द ग्रुप ही ना, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स विल इंक्रीज। सो मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, ठीक है, तो ग्रुप 2 की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, बेरिलियम से। सो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। रेडियम तो रेडियो एक्टिव है। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा, डेल्टा EN की वैल्यू अगर ग्रुप 1 में बढ़ रही तो ग्रुप 2 में भी तो बढ़ी रहेगी। तो डेल्टा EN का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड विल आल्सो इंक्रीज। तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स क्या होगा, बेसिक नेचर, इसमें भी दो कंसिडर हो गए वापस से। पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्साइड का। तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर क्या होगा, BeO का बेसिक नेचर सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, MgO का, MgO से ज़्यादा CaO का। ये सेम आपको जब मैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड सिखाऊंगा वहीं वहाँ पे भी ये सेम आपको वापस देखने को मिलेगा। और अगर हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, BeOH ट्वाइस का बेसिक नेचर सबसे कम, और BaOH ट्वाइस का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। और ग्रुप 2 में मैं आपको बोल देता हूँ, देखो चीज़ें बार बार सुनने से याद होनी है बेटा, ऐसे नहीं है कि एक बार सुन लिया तो याद हो जाएगा। एक बार सुनने से अगर याद हो जाता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको बेटा आउट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं। सब लोग एक ही बार सुन के बेटा पढ़ाई कर लेते हैं, सब पास भी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। दूसरी बार कौन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, रिविजन क्यों करते फिर, है ना। तो एक बार याद रखना, सुनने से चीज़ें याद होती है। तो याद क्या रखना है, ग्रुप 1 में लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दे तो बाकी सब स्ट्रॉन्ग बेस है, और ग्रुप 2 में जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना वो ही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, बाकी सबको हम लोग वीक बेस की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, जब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पीरियड नंबर 2 की, पीरियड नंबर 2 की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या है बेरिलियम से शुरू होता है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी लिथियम से शुरू होता है पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। जनरली हम लोग नाइट्रोजन तक क्यों, क्योंकि नेक्स्ट तो ऑक्सीजन है बेटा, वो तो हम लोग को कंसिडर करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई पूछ ले कि बताओ यहाँ पे क्या है, ये Li2O है, यहाँ पे BeO है, यहाँ पे समझो B2O3 दे देते हैं, यहाँ पे CO2 दे देते हैं, यहाँ पे NO2 ले लेते हैं। चलो, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कहना चाहिए बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो यहाँ पे बेटा मुझे था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा। तो जब डेल्टा EN का वैल्यू ही कम होगा, डेल्टा EN का वैल्यू बढ़ रहा था तो बेसिक नेचर बढ़ रहा था, डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा था तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर। तो जैसे जैसे डेल्टा EN का वैल्यू कम हो जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और ये वाला जो है ये भाई साहब ये क्या है, बेसिक नेचर वाले हैं। अभी इंटरेस्टिंग क्यों है, ये एक्चुअल में केस 2 का केस है, बट मैंने आपको केस 1 में क्यों सिखाया उसका रीज़न देखो। फिर अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड की बात करूँ तो वेरी इंटरेस्टिंग है, ये है एम्फोटेरिक। ये बच्चों क्या है, एम्फोटेरिक है। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। यहाँ पे भी आ रहा है ना, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। और ये जो तीनों है, ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, एसिडिक नेचर वाले। तीनों के तीनों क्या है, एसिडिक नेचर है। तो कहने से इस ग्रुप इस पीरियड में तो सब नेचर देखने को मिल गया, देखो ना, बेसिक भी देखने को मिल गया, एम्फोटेरिक भी देखने को मिल गया और एसिडिक भी देखने को मिला। न्यूट्रल ऑक्साइड तो एकदम अलग ही कैटेगरी है, उनको तो डिस्कस बाद में करेंगे। तो पर मुझे एक बात बताओ, केस 1 सबको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा EN का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ऑक्साइड जो होंगे वो मेटल ऑक्साइड्स और बेसिक नेचर वाले होंगे। मतलब उनके ऑक्साइड्स को बेसिक नेचर वाला ऑक्साइड क्यों बोला जाता है, बिकॉज जैसे ही उनको पानी में डाल देंगे हम लोग, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके बेस बना देंगे, इसलिए उनको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ग्रुप 1 में
लिथियम को छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग बेस है, आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आएगा। और ग्रुप 2 में से बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी को हम लोग कंपैरेटिवली वीक बेस मानते हैं। पीरियड नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, और फिर क्या चालू हो जाता है, एसिडिक चालू हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं केस 2। केस 2 की अगर हम बात करें तो डेल्टा EN का जो डिफरेंस आएगा AO, वो क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। और अगर डेल्टा EN का डिफरेंस वेरी स्मॉल हो जाएगा तो ऐसे वाले हमको क्या बना देंगे, एसिडिक ऑक्साइड बना देंगे। और एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर डेल्टा EN का डिफरेंस बहुत ही छोटा है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, और दो आर एसिडिक इन नेचर। मतलब इनको अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो क्या बना देंगे, एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे कि सर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, सल्फर SO2 है और एक सल्फर का ये SO3 है, तो ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है कि एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड है कि मेटल ऑक्साइड्स है बच्चों, वो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। तो इनका बेटा एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सवाल उठता है ये कि इनमें जो डेल्टा EN का डिफरेंस है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी ना। यहाँ पे सल्फर एक +2 में और एक +4 में, मैंने आपको पहले भी बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे जैसे सल्फर के ऊपर एक एक ऑक्सीजन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर ये +4 है ना, +4 से ज़्यादा किसका है, +6 का है। तो यहाँ पे डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो डेल्टा EN का वैल्यू जब बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ता है, जब डेल्टा EN का वैल्यू बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे बेटा कौन सा नेचर बढ़ेगा, डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है ना, तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बराबर है, क्योंकि बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2 का कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू SO3। ठीक है, तो SO3 का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और SO2 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इनको पानी में डाल दूँ, ठीक है ना, SO2 को अगर पानी में डाल दूँ तो ये क्या बना देगा, एसिड बनाएगा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO3 हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर पानी में डाल दूँ तो ये बना देगा H2SO4। सर ये जादू कैसे हो गया, कौन सा जादू सर, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये H2SO3 बनाएगा या H2SO4 ही बनाएगा। देखो भले ही मैं आपको ऑनलाइन में सिखा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो मेरे मन में भी है कि बच्चे ऐसे मन में सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, आपने कैसे जादू कर दिया। तो स्टूडेंट सुनो, जब भी किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डालते हो तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड भी बनता है। तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेटा क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। तो यहाँ पे अगर +4 है तो यहाँ पे भी +4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, +6 है ना, तो अगर यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, +6 ही होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हो। सर ये आप एक्स्ट्रा चीजें क्यों बोलते हो लेक्चर में, इसका रीजन ये है कि बेटा क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे MCQ क्वेश्चन आ गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ये सब चीजें मैं लेक्चर में बोलने का कारण है कि सब चीजें बार बार सुनोगे तो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी, और जब याद हो जाएगी तो चीजें हमको आगे कहीं ना कहीं बेनिफिट ही करने वाली है। नॉलेज बेटा कभी भी एक्स्ट्रा समझना, एक्स्ट्रा सीखना कुछ खराब बात नहीं है। तो सर अभी एक सवाल उठ रहा है कि सर हमको इन सब के एसिड्स के नाम और इन सब के एसिड्स पता होने चाहिए। जैसे अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि नाइट्रोजन के जो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन के, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे एक तो होता है नाइट्रस एसिड, कॉमन वाले तो दो ही है, और एक होता है नाइट्रिक एसिड। पी ब्लॉक में थोड़े और एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, पर नाइट्रिक एसिड, बट वो तो ज़्यादा स्टेबल होते नहीं है। ये वाला हो जाएगा +3 वाला, और ये वाला हो जाएगा +5 वाला। ठीक है, एक +3 वाला और एक +5 वाला है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है ना बच्चों, कौन कौन से देखो, एक तो है N2O, एक है NO,
एक है N2O3, एक है N2O4। ये जो N2O4 है ना बेटा, बेसिकली वो NO2 ही है। NO2 जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2O4 में, क्योंकि NO2 के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। मैंने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी बोला है, ऑक्टेट रूल का फेल होने का वन ऑफ द रीजन भी है ये। तो अभी नाइट्रोजन के तो बहुत ऑक्साइड है सर, इतने सारे ऑक्साइड है, उसमें से मैं आपको बता दूं कि याद रखना, ये जो दो ऑक्साइड है ना बच्चों, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये कौन सा ऑक्साइड्स है? न्यूट्रल है, ठीक है। ना तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो याद ही रख लो इनको बेटा, ये क्या है? दोनों के दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन तीनों की, तो ये बेटा कौन से है? एसिडिक ऑक्साइड्स है। ये तीनों के तीनों एसिडिक ऑक्साइड है। कौन से ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +3 का चार्ज होगा, यहाँ पे +4 का चार्ज होगा, यहाँ पे +5 का चार्ज होगा। तो नाउ टेल मी, एसिडिक नेचर जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि N2O3 को मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो बताओ क्या बनेगा? तो बच्चों N2O3 को जब पानी में डाला जाता है तब वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनाएगा। तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड कौन सा हो जाएगा? HNO2, ठीक है। बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोग कर लेना, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं एंट्रेंस में बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि बैलेंस करो बच्चों इसको। जब वो रेडॉक्स पढ़ते हैं तो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, DNF ब्लॉक में बैलेंसिंग करते हैं, नॉर्मल लेक्चर्स में हम लोग बैलेंसिंग आप लोग खुद से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3 वाला और ये वाला हो जाएगा +4, सॉरी +3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? +3 वाला हो जाएगा। अगर मैंने N2O5 को पानी में डाला, N2O5 में नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे भी ये सेम हम लोग ने NOCB में भी पढ़ा है सब चीज़ें, HNO3। बार बार चीज़ें पढ़ने से याद ही होने वाली और कुछ बुराई बात नहीं है, HNO3 बन जाएगा। लेकिन सर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? N2O4 है ना बच्चों, तो N2O4 तो +4 वाला तो कोई है ही नहीं। तो अगर +4 वाला कोई नहीं है तो फिर क्या होगा? इसका तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए सर। हाँ सर, नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों रिएक्शन होता है। अगर कभी उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड नहीं अगर अवेलेबल है तो क्या करते हैं हम लोग? उसके लोअर वाला भी बनाते हैं और हायर वाला भी बनाते हैं। ये हम नहीं बनाते, ऐसा रियल में होता है। तो इसमें HNO2 भी बन जाएगा और HNO3 भी बन जाएगा। तो ये +4 है ना, तो ये +3 वाला भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा, तो +5 भी बनेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे +4 से मैं किधर जा रहा हूँ बच्चों? +3 में भी जा रहा हूँ, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, और +4 से +5 में भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो इसका मतलब ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स नहीं है, ये भी रेडॉक्स नहीं है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन व्हेन पुट इन वाटर अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? N2O4, जो NO2 भी दे सकते हैं वो लोग। अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, सुनो मेरी बात, अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया गया है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और सिंगल एलिमेंट का क्या होता है? रिडक्शन भी होता है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स याद रखना, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स है, N2O, NO, N2O3, N2O4, दैट इज NO2 भी होता है, और N2O5, उसमें से ये दोनों क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो अभी हम लोग थोड़े और एग्जांपल इसके डिस्कस करेंगे, आप इसका फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का जनरली एक ही एसिड आपको देखने को मिलेगा और वो है H2CO3, जिसमें कार्बन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के दो ऑक्साइड्स होते हैं, एक CO होता है और एक CO2 होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज न्यूट्रल। ये वाला कौन सा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये वाला जो है वो एसिडिक है।
तो आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड के लिस्ट में बेटा और एक ऐड हो गया, और उसका नाम क्या है बच्चों, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर हम लोग CO को पानी में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, लेकिन अगर हम लोग CO2 को पानी में डालेंगे, CO2 को, CO2 plus H2O, it will give you H2CO3, ये आपको देगा H2CO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन +4 में है और यहाँ पे भी +4 में है। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, ठीक है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो होता है उसके भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे H3PO2 होता है, H3PO3 होता है, H3PO4 भी होता है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +5 है। जनरली फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड बहुत ही फेमस होते हैं, एक तो P2O3 और एक P2O5। दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। दोनों के दोनों एसिडिक है और एसिडिक नेचर P2O5 का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2O3। तो इनको दोनों को पानी में डालते हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस +3 में है और यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। एज इट इज इनको पानी में डाल के आपको खाली इनसे अपने अपने एसिड्स बनवाने हैं। तो आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, यहाँ पे +3 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H3PO4, यहाँ पे बन जाएगा +5। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरस का। क्लोरीन के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं और क्लोरीन के जो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है HClO, एक होता है HClO2, HClO3 भी बनता है और HClO4 भी होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये +1 है, ये +3 है, ये +5 है और ये +7 है। ठीक है, तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, सबके सब ऑक्साइड कौन से हैं, एसिडिक है बच्चों। तो अगर ये सबके सब ऑक्साइड्स एसिडिक हैं तो इनका जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्लोरीन के ऊपर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, तो बेटा ऑक्सीजन का नंबर तो क्या एक ट्रिक है, आपको क्या देखना है, मेन तो चार्ज देखना है। तो बताइए एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इन कंपेयर करो इनका एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर ज़्यादा किसका होगा, Cl2O7 का। तो Cl2O को जब पानी में डाला जाता है H2O, तो ये क्या बना देगा बताओ, HClO बना देगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनेगा, +1 वाला एक ही है। Cl2O3 को पानी में डालते हैं तो ये बना देगा Cl2O, HClO2। ठीक है, Cl2O5 को पानी में डालेंगे तो ये बना देगा HClO3। और जब Cl2O7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब इसको पानी में डालते हैं तब ये बना देगा HClO4, which is also known as father of all acid, जिसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, परक्लोरिक एसिड। सब एसिड्स के नाम हम लोग ने पी ब्लॉक में पढ़े हैं, किसमें पर आता है, किसमें हाइपो आता है, हाइपर आता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। यहाँ पे सिर्फ आप फिलहाल नाम याद रखिए। तो ये सब हो गए कौन से ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर मैं आपको पूछ लूँ कि पीरियड नंबर 2 की बात करते हैं, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम के बाद बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, बोरॉन ऑक्साइड, फिर बोरॉन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का तो कुछ होगा नहीं बेटा, क्लोरीन का लेते हैं, Cl2O7 ले लेते हैं ना। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे जाने से एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये। और हमने तो ये पढ़ा भी है कि ये क्या होता है, बेसिक नेचर वाला होता है। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। और बाकी सब क्या है, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सब के सब क्या है, एसिडिक नेचर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। इनको सबको पानी में डाले तो ये सब ने क्या बनाया, एसिड बनाया।
अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, तो केस नंबर 3 में याद रखिएगा कि डेल्टा ई एन डिफरेंस ए और ओ में नाइदर टू स्मॉल नॉर लार्ज, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ZnO। ZnO जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे ये वाला देख लेते हैं, ZnO कैन रिएक्ट विद बोथ, सोडियम के साथ भी रिएक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है Na2ZnO2, ठीक है, और HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, क्या बना देता है ZnCl2 प्लस H2O, दोनों में H2O बनेगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे मुझे था ये जब बेस के साथ रिएक्ट करे तो एसिडिक नेचर हो गया, और यहाँ पे जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये किसका काम कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड का काम कर रहा है। दिस इज केस 3। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है वो बहुत सारे हैं, जनरली आपको 2 या 3 ही बताया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो जिंक भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम में भी गैलियम, आर्सेनिक, बेरिलियम, क्रोमियम और Pb और Sn, ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। सब के सब क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें Zn की, तो Zn का जो ऑक्साइड होता है वो होता है ZnO, याद रखिएगा, ये MCQs में बहुत काम आएगा, Al2O3। गैलियम की बात करें तो Ga2O3, Ga2O3। आर्सेनिक में बच्चों थोड़ा सा कम ही होता है, लेस, ठीक है, As2O3। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड, इसमें कम ही होता है आर्सेनिक में। क्रोमियम की बात करें तो Cr2O3 ओनली आई सेड, मतलब सिर्फ ये, इसके अलावा कोई भी नहीं। Pb की बात करें तो दोनों, PbOb और PbO2 भी दोनों। और अगर Sn की बात करें तो SnO और SnO2, ये दोनों, ठीक है। तो याद है ना, क्रोमियम के केस में सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच्चों, क्रोमियम के केस में Cr2O3। अभी इसको याद कैसे याद रखोगे, बताओ कैसे याद रखोगे, आरपी ट्रिक, बच्चे भूल जाते हैं इसको, थोड़ा याद रखने का ट्रिक है। जनाबे आली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, मतलब जनाबे आली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, ये जो ने है बच्चों वो आपको खाली कनेक्टिंग याद रखना है। तो ये देखो, जनाबे का मतलब होता है जिंक, जनाबे मतलब जिंक, आली मतलब एल्यूमिनियम, ने गाया, गाया मतलब गैलियम, ऐसा मतलब आर्सेनिक, बेकार मतलब बेरिलियम और क्रोमियम, पंजाबी मतलब पीबी, और सॉन्ग मतलब एसएन, ठीक है ना। तो बेटा अच्छा कवाली गाएंगे बेटा, ठीक है ना। पंजाबी सॉन्ग तो थोड़ा अच्छा नहीं गा पाएंगे वो लोग। तो अगर हम बात करें, जनाबे आली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे वाले ऑक्साइड जो होंगे बेटा उनको कौन से ऑक्साइड बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये हो गया केस नंबर कौन सा, 3 हो गया। एंड ना डिस्कस करते हैं लास्ट एंड फाइनल केस। इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का कोई रोल ही नहीं है, और वो है बच्चों कौन से ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप लोग ज़रूर याद रखना, N2O, NO, CO और H2O, ये चारों के चारों न्यूट्रल ऑक्साइड है। शोज नो रिएक्शंस विद एसिड, इसमें मोस्ट कॉमन जो है आप 3 ही याद रखो, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग बेटर रहेगा ये 3 याद रखोगे। कौन से, एक तो N2O, NO और एक CO। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग ने पूरा डिटेल में एक एक कंसेप्ट को पढ़ा। अगर आप रिवाइज करोगे तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने 118 एलिमेंट्स याद किए थे। उसके बाद हम लोग ने
एलिमेंट्स का पोजीशन निकालना भी सीखा था। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में हम लोग ने कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस डिस्कस किया था। उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन डिस्कस किए थे, केमिकल ट्विन्स क्या होता है वो सब डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने आयोनिक रेडियस डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टार्ट किया था, वो क्या होता है डिटेल में डिस्कस किया था विद एक्सेप्शंस। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ने एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है और जनरली जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किया था, क्या होता है, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया और 3 स्केल डिस्कस किए थे, पॉलिंग स्केल, मुलिगन स्केल और ऑलरेट स्केल। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों उसके एप्लीकेशन, जो आज के लेक्चर में हमने शुरू किया था। एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेकंड हम लोग ने डिस्कस किया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, थर्ड हम लोग ने AOH टाइप ऑफ कंपाउंड, उसमें बच्चों बॉन्ड लेंथ नहीं देखना है, दैट वाज आवर मिस्टेक। उसमें हम लोग को क्या देखना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, बिकॉज सब्सटेंस को जब पानी में डालोगे तो आयनिक कैरेक्टर मैटर करेगा ना, आयंस बनाने ना, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ से क्या लेना देना। उसके बाद में हम लोग ने लास्ट में डिस्कस किया नेचर ऑफ द ऑक्साइड, कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये सेम चीज़ हम लोग कहाँ पे भी पढ़ेंगे, NOCB में। ये जो चौथा एप्लीकेशन है ना वो हम लोग NOCB में भी पढ़ते हैं। उसके अंदर हम लोग ने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ऑक्साइड और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस किया। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रखने का ट्रिक भी मैंने बताया, जनाब अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग NCERT टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लेना, जिसमें वो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जो आपने डोबेराइनर ट्रायड है, उसके बाद में मेंडलीज पीरियोडिक टेबल है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो थोड़ा एक बार रीड कर लेना। कभी कभी उसके ऊपर MC क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो वाला पार्ट थ्योरेटिकल है और वो आप लोग रीड कर सकते हो, क्योंकि वो 10th में भी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वहाँ पे हो चुका है। तो एक बार आप लोग NCERT टेक्स्ट बुक में से रीड करना, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। और उसके आगे का जो डिटेल वाला पार्ट है एंट्रेंस का, वो तो मैंने यहाँ पे सिखाई है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स 9 थे, लेकिन कुछ लेक्चर्स बहुत बड़े थे, तो अगर हम लोग हाफ एन आवर के हिसाब से देखेंगे तो 18 से 19 लेक्चर गिने जाते हैं। लेकिन मैंने थोड़े लेंथ मतलब आवर्स में थोड़ा कम कन्वर्ट करके इसको थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर्स को कम किया, सो दैट स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स ना लगे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे नया चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद केमिकल बॉन्डिंग, व्हिच इज आल्सो नोन एज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।